केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है आपको, लाइट पढ़ना है और पढ़ना है ह्यूमन आई वर्ल्ड। इसमें कुछ पोर्शंस डिलीटेड भी हैं, इसमें आई है, लाइट में भी कुछ पोर्शन कटा हुआ है, लाइट में मिरर एंड लेंस फार्मूला डेरिवेशन ये डिलीट कर दिया है, डेरिवेशन नहीं करना तो बाकी सब आएगा। ऐसा नहीं है जो था जिसने भी लिखा। उसके बाद एक पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नहीं सर, नहीं पढ़ना है, तो पूरा रेड कलर वाला। अरे भगवान तुझे लिखा पूरा उड़ा दिया नहीं है। यानी फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ने इतने चैप्टर 1 2 3 4 5 6। अब जो लोग हमसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो अगर देखें तो केमिकल रिएक्शन हो गया है मेरा, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया है मेरा, लाइफ प्रोसेस हो गया है, और एक्चुअली लाइट या मैग्नेटिक शुरू करना था तो हम मैग्नेटिक शुरू कर लिया था, तो मैग्नेटिक को वहीं पर रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि जब इस टर्म में आना नहीं है तो अभी पहले ये वाला करा लें हम, फिर अपने वाले कर लेंगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपके टर्म 1 से पहले हम दोनों टर्म ही कंप्लीट कर लें, लेकिन एक्चुअली क्योंकि यहां पर एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत यह है कि यहां पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा हैं। टर्म 1 की बात करते हैं, और एमसीक्यूज आप मेरे टेस्ट देते ही हो। एमसीक्यूज की दिक्कत क्या है कि एमसीक्यूज का मतलब अगर आपको आता है सही से तो आप एमसीक्यूज कर सकते हो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप एमसीक्यूज नहीं कर सकते। दूसरा, एमसीक्यूज की एक और प्रॉब्लम है, एक्चुअली बच्चे एमसीक्यूज क्या, अगर बात करें बच्चों को लगता है कि एमसीक्यूज तो हम कर लेंगे, एमसीक्यूज विदाउट प्रैक्टिस के नहीं हो सकते। जब तक आप सोच लो कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपने लर्न कर लिया और अब आप रेडी हो, आप सारे एमसीक्यूज कर लोगे, तो टॉपिक आना अलग थिंग है और एमसीक्यूज करना अलग थिंग है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको एक पर्टिकुलर आंसर देना है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एमसीक्यूज सही होंगे, अगर आप डायरेक्टली टॉपिक पढ़ के एमसीक्यूज करोगे तो कभी भी सही नहीं होंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी आपने परसों टेस्ट दिया तो 60 मार्क्स का टेस्ट था और आपके हमें लग रहा मैक्सिमम अगर किसी के आए थे शायद 45 या 40 आए थे, इतने ही आए थे ना, आप अंदाजा लगाइए। लाइफ प्रोसेस, हालांकि ये चैप्टर आपको बता दें हमारे पास टाइम बहुत है, हमारे पास टाइम, ये क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, जुलाई खत्म होने वाला है, यानी हमारे पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, इतना बहुत है टाइम, इतना बहुत है, वाकई में बहुत है। अगर हम सिंपली देखें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये 2 करा चुके हम, लाइफ प्रोसेस करा चुके, 3 बचे और तीनों छोटे चैप्टर हैं, इसमें बहुत सारे पोर्शन कटे हुए भी हैं। हाँ मालूम है, उसमें अक्रेंस पूरा कटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अब फिर इसका मतलब कि पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? उड़ाना थोड़ी ना है, उड़ाना हो तो ये सिलेबस जानते हो कितने दिन का, एक्चुअल में 10th का सिलेबस ही 1 महीने का है। ये तो हम खींचते हैं जरा सा टॉपिक, चलाया लंबा खींचे, इसका रीजन है क्योंकि आप लोग एकदम से उसको कैप्चर नहीं कर सकते। एक तो हमने काम शुरू किया, हमने लाइफ प्रोसेस की वीडियो, हालांकि लोग जुड़े भी हैं उस पर, और मैंने अलग से देनी शुरू कर दी। किसने किसने देखा लाइफ प्रोसेस? आज सच बताना। 1 2 देखा बेटा? क्यों इसमें देखा? एक और किसने देखा? आदर्श देखा? देखा बेटा? आज ग्रुप में हमने, अरे आ जाए डिसलाइक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके लिए हम क्या करें, अब सड़ा हुआ पढ़ाते तो डिसलाइक ही करेगा आदमी। तो आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने, तो एक काम करते हैं, हम ये सारे चैप्टर फिर से पढ़ाएंगे आपको, और शुरुआत करेंगे कहां से?
लाइट से। कहां से शुरुआत करेंगे? लाइट, फिर ह्यूमन आई, फिर लाइट प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये चैप्टर सारे रिवाइज करा देंगे। और क्योंकि हमारे पास 4 महीने हैं तो हम टारगेट करेंगे कि कम से कम आपको 2 से 3 बार ये चैप्टर करा दें इस मंथ में, और 2 से 3 बार हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि पता चला कि आप पता जरा सी बात को 5 दिन में समझो या जरा सी बात को 1 दिन में समझो, हालांकि ऐसा होगा नहीं। लेकिन इतना टाइम है कि ये सिलेबस हमारे पास फर्स्ट सम से पहले हम कितनी बार पढ़ चुके होंगे? 2 से 3 बार, प्लस एमसीक्यू के लिए और एक वाले हम 11th क्लास को वर्कशीट देना शुरू की है। वर्कशीट मैं आपको हार्ड कॉपी में नहीं दूंगा, वर्कशीट हम आपको फोन पे पीडीएफ देंगे और आपको वो पीडीएफ कर लेनी है 2 से 3 दिन में। जैसे अभी हमने 11th पे शुरू किया है, हर चैप्टर से मैं 100 एक नंबर के क्वेश्चन देता हूं। अगर आप एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि उस चैप्टर से कुछ भी बचेगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि जिन लोगों को लगता है कि एमसीक्यूज हो गया तो चीजें आसान है, चीजें आसान है, नो डाउट हर चीज आसान होती है, लेकिन एक्चुअली एमसीक्यूज का मतलब अब आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में पढ़ना होगा। डिसिप्लिन मैनर का मतलब होता है कि अभी आप क्या करते हो, आप एनसीईआरटी के एक आध लाइनें गायब कर दो, क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं कर सकते ऐसा, क्यों? अब पता लगा एनसीईआरटी जो फिलअप आ गया तो तुम क्या करोगे? नहीं, एनसीईआरटी लाइन नहीं, फिलअप का आ गया मतलब ऐसे नहीं लाइन मानोगे। मतलब सपोज आपने एक लाइन छोड़ दी और सपोज उसमें सल्फर था, उसी से रिलेटेड हो गया, आपका एमसीक्यू आ गया, गलत हो गया। ये मतलब मेरे नोट्स में जैसे जब सब्जेक्टिव पेपर होता है 2 नंबर का क्वेश्चन आया, कुछ भी लिखो उसमें बैठ के आराम से बेहतरीन तरीके से। यहां लिख सकते हो, यहां नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं, कौन सा? लाइट। ठीक है, अच्छा एक बात और, बड़ी सिंपल सी और बड़ी फ्रैंक बात है, अच्छी लगे तो अच्छी बात, बुरी लगे तो बुरी बात। 17 तारीख तक मेरे एग्जाम्स हैं। ये कभी 31 जुलाई को है, यानी परसों है। और बता भी दे, कल हमने किसी को नहीं बताया अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। कल हमने इसलिए छुट्टी नहीं की कि मुझे कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था, हालांकि उससे अर्जेंट हो भी नहीं सकता। मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ था, मुझे रिवाइज करना था, तो वो हुआ नहीं था तो मैंने छुट्टी मार दी। और सच बता, मेरी आज भी आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, परसों पेपर है। अब 31 तारीख को पेपर है, फिर मेरा 7 तारीख को पेपर है। ठीक है, चलो ये तो आपकी छुट्टी में ही पड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर मेरा कब है पेपर? 17 या 18 को होगा। इसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया एक का, इसका एडमिट कार्ड आ गया, क्लैरिफाई हो गया, 7 को हो गया। तो मेरी छुट्टी होंगी इधर, मेरी छुट्टी होंगी। हो सकता है कि 1 दिन की हो सकता है 2 दिन की हो। हालांकि जैसे अब जैसे कल के 31 के बाद कम से कम 3-4 तक नहीं होंगी, क्योंकि पढ़ना भी होता है। अब कोई ये कहे कि हम पढ़ाई छोड़ करके पहले यहां करें, तो भैया मैं अब इस बार जो है, अब पता नहीं मेरी किस्मत में हो या ना हो, एक अलग बात है, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। होगी तो आपका भी मोरल बनता है। अगर मैं आपके पेपर के लिए मेहनत करता हूं तो कम से कम मेरे पेपर के लिए तुम छुट्टी कर ही सकते हो। अब जैसे किसी को प्रॉब्लम हो तो किसी ने छुट्टी कर ली, ऐसा कैसे चलेगा? यू हैव अ वेरी बिग ऑप्शन। किसी को लगे कि छुट्टी हो रही है, हाँ, जस्ट दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। क्या उसमें बोल दिया ना फोन में उसने, जस्ट लीव द कोचिंग। पैसा तुम लोगों का पूरा हो ही जाता है, पैसा पूरा करके कोचिंग छोड़ दो। लेकिन इधर 17 तक मेरी थोड़ी बहुत छुट्टियां होंगी। थोड़ी बहुत का मतलब ये नहीं कि 1 हफ्ते की पूरी होगी। अगर ऐसा होता तो मैं आज भी छुट्टी कर देता, लेकिन क्योंकि पेपर है तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम भी न्यूटन तो है नहीं, ना हमारे अंदर एरिस्टोटल की आत्मा है। तो ये एक बात थी जो मुझे करनी थी कि छुट्टी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि परसों पेपर है इसलिए मैं कल फिर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर हम कल यहाँ पढ़ाएंगे तो सोचो अगर 6 घंटे मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और 6 घंटे के बाद हम अपना पढ़ नहीं सकते, जाहिर सी बात, थक जाएंगे। अब परसों सुबह पेपर है,
यानी कल रात को भी नहीं पढ़ सकते हम पूरी रात, आज रात तो चलो पढ़ लेंगे, सुबह पेपर देने के लिए सोना पड़ेगा ना, बरेली पेपर है, ठीक है। तो ये लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी कब तक है? 17 तक है सिर्फ, और 17 का मतलब ये नहीं कि पूरा वीक जाएगा, ये भी क्लैरिफाई कर दें कि पूरा वीक नहीं छुट्टी होगी। जैसे मान लो 1-2 दिन जैसे टॉपिक नहीं पूरा हुआ तो बाकी तो हम फिर ये अनाउंस ही कर देते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप में ना जुड़ा हो तो वो मुझे मैसेज कर दे, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को बता दे कि मेरा पेपर है इसलिए ये छुट्टी हो रही है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं इसलिए छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात और, आप अपने सिलेबस की कतई टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। इसमें से आधे लोग होंगे जिनके भाई बहन पढ़ चुके होंगे मुझसे, तो ये तो सबको मालूम होगा कि यस सर, अखिलेश सर करवा तो देंगे ही, ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, पीजीटी, हाँ बेटा, हम बेटा प्राइवेट स्कूल में पोस्ट हमारी पीजीटी है, पोस्ट है। अब ये गवर्नमेंट में भी पोस्ट होती है ना ये, तो प्राइवेट की पोस्ट से क्या मतलब होता है? प्राइवेट को पोस्ट तो है ही, डिपार्टमेंट तो है ही, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो पोस्ट तो होगी होगी, लेकिन यहाँ पैसा कौन सरकार देती है? चलो देखो, हाँ टर्म 2 का सिलेबस देख लेना, तुम तो कतई एकदम से पढ़ाने बढ़ाने ना दो कुछ हमें। बंसल जी नाराज हो जाएंगे अभी, बंसल जी को गुस्सा आ रही होगी हमारे पास, क्यों बंसल जी नहीं आ रही? भिजवा देंगे बेटा, भिजवा देंगे। देखो अच्छा, हम छुट्टी करें चैप्टर में लेकिन आप ना करिएगा, पूछे क्यों? हम छुट्टी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छुट्टी करोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। चलिए देखिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इतना आसान चैप्टर है कि आपने छोटा बड़ा इसके आगे कठिन है। लाइट, द चैप्टर इज लाइट। और अगर हम बेटा लाइट की बात करें, किसकी बात करें? लाइट की। थोड़ा सा अगर जाने हम तो हमारी अर्थ पर एनर्जी का या लाइट का द ओनली सोर्स अगर कोई है सन, तो लाइट का या एनर्जी का ओनली सोर्स है सन। क्या है? सन। अब आप कहोगे नहीं हमारे घर में तो सेफल लगी है, हमारे घर में तो यहां से भी एनर्जी आ जाती है। इस सेफल में जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है ये सब इनडायरेक्टली लाइट एनर्जी ही यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? लाइट एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में स्टोर किया गया होगा, उस स्टोरेज फॉर्म को किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया होगा और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया गया। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे जो आप लाइट यूज कर रहे हो, ये लाइट यूज कर लो, ये एनर्जी है, ये कहां से आई? तो आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी बनाई हमने। इलेक्ट्रिसिटी बनाई कैसे? आपने टरबाइन रोटेट कराया। तो एक्चुअली मैग्नेटिक चैप्टर आपका पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप थोड़ा बहुत जान गए हो तो आपको बता दें, एक थिंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब किसी कॉइल को, जब किसी आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराओ, क्या कराओ? तो जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हो तो उस कॉइल के उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, और जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आप जनरेटर जानते हो, जनरेटर जब आपने कभी चलाते हुए देखा होगा तो जैसे हैंडल लगाना शुरू करो तो बल्ब हल्के हल्के जलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जब आपने हैंडल लगाना शुरू किया फिर आपको ऊपर डीजल क्यों पड़ता? मत डालो डीजल, तुम एक आदमी लगाओ या तुम बैठ जाओ, घुमाते रहो हाथ से। आप लोगों ने डायनमो का नाम सुना होगा, बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक डायनमो आता है, उसको तेजी से रोटेट कराओ तो भी बल्ब जलने लगता है। साइकिल में लगा होता है, ये लाइट के लिए गांव में यूज किया जाता है। तो एक्चुअली ये जो लाइट आई है आपके घर वाली, ये भी इनडायरेक्टली कहां से आई होगी? सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज किया होगा किसी ऑर्गेनिज्म ने। जैसे हमारे पास एनर्जी है, इनडायरेक्टली लाइट एनर्जी तो है। आप कहोगे कैसे? हमने खाना खाया तो खाना
हमारा आया कहां से? प्लांट से। प्लांट ने खाना कैसे बनाया था? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। Light से। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उसने क्या यूज किया था? लाइट यूज किया। लाइट। तो अल्टीमेटली सोर्स जो है, जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट का हमारी अर्थ पर क्या है? सन। अब एक थोड़े से कॉमन फैक्ट की बात करें, अगर चैप्टर को शुरू करें उससे पहले कुछ कॉमन बात करें। जैसे आपको जो लाइट है, सनलाइट से जो लाइट आती है वो किस कलर की दिखाई पड़ती है? व्हाइट लाइट दिखाई पड़ती है। एक्चुअली जो व्हाइट लाइट आपको दिखाई पड़ती है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। मिक्सचर ऑफ 7 कलर। ये जो लाइट है ये 7 कलर का मिक्सचर है। ये लाइट जो है ये 7 कलर का मिक्सचर है। और ये जो 7 कलर का मिक्सचर है यही हमारे सारे कलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिक्सचर ऑफ 7 कलर की बात करें तो विबग्योर, यानी जो आपकी व्हाइट लाइट आ रही है उसमें कितने कलर हैं बेटा? 7 कलर है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपने इसको नीचे से ऊपर क्यों लिखा? आप ऐसे लिख देते तो क्या दिक्कत थी? आपके पेट में क्यों दर्द हो जाता? इसको नीचे से ऊपर लिखने का रीजन इतना है, सीक्वेंस यही है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? आपके आसान लैंग्वेज में बताएं जो आपको समझ में आ जाएगा, वेवलेंथ नहीं समझ में आ रहा। जैसे आपके अकॉर्डिंग बोले तो जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, जिसकी वेलोसिटी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है और सबसे कम किसकी है? इसीलिए हमने इधर से नीचे लिख लिया। सबसे ऊपर क्या लिखा? रेड, और सबसे नीचे कौन सा लिखा? वॉयलेट लिखा। इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको ऊपर लिखा, इस तरीके से नहीं लिखा। अब थोड़ा सा जनरल समझ ले, फिर हम लोग चैप्टर पे आए। आपको जो भी कलर दिखाई पड़ता है वो भी इस लाइट के कारण। तो आपको बता दें, एक थिंग होती है बेटा रिफ्लेक्शन। चैप्टर शुरू हो गया बेटा। एक थिंग होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। एक थिंग होती है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बड़े आसान से टर्म में समझे। सपोज मान ले एक ये सरफेस है बेटा, ये क्या है बेटा? ये सरफेस है। आपने देखा वो बच्चे या आप लोग भी करते हैं, कभी शीशा ले लिया बेहतरीन तरीके से और तफरी करते हैं, इसे सूरज की तरफ कर लिया, दूसरे की आंख पे मार रहा है, करते हैं। टीचर परेशान करते। तो इसका मतलब कि सूरज की जो लाइट है वो आपके शीशे पे टकराई और शीशे पे टकराने के बाद दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी? तो किसी लाइट का किसी सरफेस पर स्ट्राइक करना और स्ट्राइक करने के बाद वापस चले जाना, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो यहां पर जो लाइट जो है वो सरफेस पर स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? और जो टकरा के जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा? क्या बोलते हैं? Yes, नॉर्मल बोलते हैं। यानी रिफ्लेक्शन का मतलब है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी जब किसी सरफेस पर लाइट पड़ी तो लाइट ने क्या किया? बाउंस बैक किया। क्या किया? जैसे एक गेंद होती है ना, गेंद आप दीवार पे मारो तो जो गेंद है, बॉल है, वो दीवार पर टकराने के बाद बाउंस बैक होती है। तो व्हेन अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइक ऑन द सरफेस देन दिस लाइट गेट बाउंस बैक। ये लाइट क्या करती है? बाउंस बैक करती है। तो इस लाइट का जो बाउंस बैक हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? रिफ्लेक्शन। आप सबसे खास बात बताएं आपको, ये जो रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन के कारण तो आप देख पा रहे हो, इस रिफ्लेक्शन के कारण तो आपको बेटा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये रिफ्लेक्शन ना होता तो आपको मालूम है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे रात में अभी आपके घर में अंधेरा हो जाए, अब रात में तो अंधेरा होते ही, खैर अब रात में लाइट चली जाए एकदम से और आपके पास टॉर्च है और टॉर्च से आपको बंसल जी को देखना, तो आप टॉर्च क्या करते हो? जैसे टॉर्च आपने जलाई, आपकी आंखों में रोशनी मारते हो। आपको जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है उस पर आप उसकी लाइट स्ट्राइक कराते हो, जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है, वहां से बाउंस बैक होती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, आपकी आई तक आती है। और जब ऑब्जेक्ट से लाइट
बाउंस बैक करके मतलब रिफ्लेक्ट करके आपकी आई तक पहुंचेगी, तभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, रिफ्लेक्शन ना होता तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे अगर हम सिंपली बोले तो आपको इसके, चलो बताओ बताओ मेरे हाथ के नीचे क्या लिखा हुआ, नहीं दिख रहा, नहीं क्यों? बताएंगे सर। क्योंकि इसके अंदर से जो लाइट होगी वो टकरा के मेरे हाथ पर आ रही है, लेकिन आपकी आई तक, लेकिन अब हटा ले तो आपकी आई तक रिफ्लेक्शन होने लगा और आपको ऑब्जेक्ट सीन होने लगा। अब इस रिफ्लेक्शन के साथ साथ हमने एक परमोल लिखा था, इतनी लिखी थी एब्जॉर्प्शन। आपको मालूम है कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। हाँ, जरूरी नहीं है, हमने बताया कि ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, या पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, या कुछ एब्जॉर्ब करेगा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं समझ में आया? जब भी किसी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है लाइट, तो वो सरफेस या तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी या लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। एक तो नॉर्मल ये बात हो गई। अब हमने कहा कि दूसरी कंडीशन, दो तो ये हो गई कि रिफ्लेक्ट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, एक और तीसरी कंडीशन हो सकता है कि उसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ले और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर दे। कुछ लोग दिमाग में कुछ एब्जॉर्ब कर ले कुछ रिफ्लेक्ट कर ले, मतलब हमने अभी बताया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कौन सी लाइट स्ट्राइक करोगे, व्हाइट, तो व्हाइट में 7 कलर है ना। अब ऑब्जेक्ट ये हो सकता है कि इन 7 कलर में 7 कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, कि 7 के 7 कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, या 7 में से कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस कंडीशन के बेसिस पर ही आपको कलर दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये बोर्ड आपको व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है, तो एक्चुअल में इस बोर्ड की प्रॉपर्टी है कि इस पर जितना भी लाइट स्ट्राइक कर रहा है बेटा, जितना भी मतलब जो 7 कलर ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है, भाई साहब पूरा सुन लीजिए, आप गलत बोल लिए तो मुझे सुन लीजिए पहले। तो इस ऑब्जेक्ट पर, इस बोर्ड पर जितनी भी लाइट पड़ रही है, जितनी भी लाइट मतलब वो 7 कलर जो इस पर पड़ रहे हैं, वो 7 के 7 कलर, ऑल द 7 कलर रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब सारे के सारे कलर, ऑल चाय है, जब सारे के सारे 7 कलर, ऑल द 7 कलर, हाँ चाय पकड़ा दो बेटा, जब सारे के सारे 7 कलर एक साथ रिफ्लेक्ट होंगे तो हमेशा क्या दिखाई पड़ेगा, व्हाइट कलर दिखाई पड़ेगा। न्यूटन डिस्क आपने नाम सुना होगा, न्यूटन डिस्क को एक अभी और चाहे, एक और चाहे बेटा, समझ में आया? तो इस बोर्ड पर जब लाइट स्ट्राइक की, वो 7 कलर स्ट्राइक किए, तो इस बोर्ड ने सारे 7 कलर को एक साथ रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई पड़ रहा है। यानी जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि उस सरफेस पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी जितना व्हाइट लाइट पड़ा था सारा का सारा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। एक एग्जांपल बताएं, गर्मियों में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सफेद कपड़े पहनो गर्मी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जितनी भी आप पर लाइट पड़ेगी सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी। तो व्हाइट कलर क्यों दिखता है ये समझ में आया कि जब सारे के सारे 7 कलर एक साथ रिफ्लेक्ट होंगे तो व्हाइट कलर देंगे। फिर आता ब्लैक, एक्चुअली ब्लैक इज नथिंग, ब्लैक कोई कलर नहीं होता। ब्लैक का मतलब है रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ब्लैक का मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। आपको ऐसी तफरीक क्यों कर रहे हैं आप? जैसे स्काई का कलर ब्लू होता है, एक्चुअली क्या स्काई का कलर वाकई में ब्लू होता है? अब क्योंकि आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे तो आपके यहां एक टर्म आएगा स्काई एपियर्स ब्लू। ये कह रहा हूं कि स्काई ब्लू है, क्वेश्चन में क्या था कि स्काई एपियर्स ब्लू, कि स्काई कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है। हाँ रिफ्लेक्शन की नहीं वजह अभी नहीं, 5 बजे है। स्काई एपियर्स ब्लू, ब्लू क्यों होता है ये तो भाड़ में गया। चलो चलो अब तुम्हारी नॉलेज के अकॉर्डिंग देखें, जैसे तुम्हारी, चलो भाड़ में ना हो जाए, तुम्हारे अकॉर्डिंग मान ले, अगर स्काई का कलर ब्लू है
तो भैया रात में काला क्यों दिखाई पड़ता है? रात में भी नीला दिखाई पड़े? एक्चुअल में रात में आपको काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि स्काई का कोई एंड है, लाइट है नहीं, और जो भी इधर से लाइट है वो जा रही है ऊपर, वापस आ रही टकरा के। तो जब जहां पर लाइट जाए लेकिन वापस ना आए, मतलब क्या हो? जहां पर लाइट का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, सिर्फ रिफ्लेक्शन ना हो रहा हो, वो सब कुछ कैसे दिखाई पड़ता है? ब्लैक। जैसे इस बोर्ड का कलर तो वाइट है, तो भाई यहां पर ये ब्लैक कैसे दिखाई पड़ने लग रहा है? एक्चुअली इसमें जो इंक है, वो इंक की एक प्रॉपर्टी है कि वो सारी की सारी लाइट को क्या कर ले रही है, वो किसी भी अदर कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए वो कैसे दिखाई पड़ने लगता है? ब्लैक। अब आप कहोगे कि हमारे यहां तो ब्लैक के बहुत सारे कलर होते हैं, भुरेला सा ब्लैक, अजीब टाइप का ब्लैक, जैसे नई टी शर्ट लेके हमारे बेहतरीन ब्लैक होती, ठीक है, और जब मम्मी उसे एक बार धुल देती है तो वो फिर हल्की हल्की सी व्हाइटनेस छोड़ने लगता है। एक्चुअली जब हमारी मम्मी कपड़े धुलती है तो वो सर्फ रह जाता है उसमें, तो पूरा निकल नहीं पाता धुलने में, तो इसलिए वो सर्फ के कारण कैसे है वो व्हाइटनेस भी आ जाती है। हाँ बताओ, आप बताओ। तो जब भी कोई हमें कोई कलर दिखाई नहीं पड़ता तो वहां पर हमें डार्कनेस दिखाई पड़ती है। आंखें बंद करो, पीला दिखाई पड़ रहा, काला देखो, आंखें बंद कर ली तो कुछ कैसा दिखाई पड़ता? ब्लैक, अंधेरा दिखाई पड़ता। उस अंधेरे को हमने क्या नाम दे रखा है? ब्लैक। अगर मान लिया हम शुरुआत करी होती, हम इसका नाम रख देते रामू, इसका नाम क्या रख देते? जैसे पीला नीला है तो नेम, कुछ भी ना, उन्होंने ब्लैक रख दिया तो ब्लैक बोल, मगर रामू रख देता तो हम बोल देते कैसा दिखाई पड़ता? बोले रामू दिखाई पड़ता है ना। तो ब्लैक का मतलब है कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, जो नहीं दिखाई पड़ रहा डार्क है, से क्या बोल दिया? ब्लैक बोल दिया। क्या बोल दिया? फिर ये रेड, ये ब्लू है, ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू कैसे दिखाई पड़ रहा है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर, जब किसी सरफेस पर लाइट रिफ्लेक्ट करे तो उसमें क्या क्या लाइट स्ट्राइक करेगी? विबग्योर, मतलब क्या स्ट्राइक करेगी? विबग्योर करेगी। अगर ये बेटा अब ये मान लिया इस पर लाइट स्ट्राइक करी, ये 7 कलर, अगर इसमें ये 7 कलर में से ये मान लिया एब्जॉर्ब हो गए और बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट हुई, तो आपको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई पड़ रहा है? यानी अगर इनकी टी शर्ट रेड दिखाई पड़ रही है, या मान लिया कि यहां पर ये जो मार्कर का ये जो पोर्शन है ये रेड दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये जो पीस है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये सारे कलर की लाइट को, 7 कलर में से 6 कलर ऑफ लाइट क्या कर ले रहा है? ऑब्जॉर्ब, और ओनली रेड कलर ऑफ द लाइट क्या कर रहा है? दैट्स वाई। कैसे? अब जैसे आप सोचो कि क्या वाकई में ऐसा होता है? जो प्रॉपर्टी है, आप तो बंद कर दिया, क्लास 8 में आप लोगों ने ड्राइंग भी करी होगी, जब ऑरेंज कलर नहीं होता था तो रेड और येलो को मिक्स करते थे, तो रेड और येलो को मिक्स करते थे, एक न्यू कंपाउंड बन जाता था। कलर चेंज हुआ तो मतलब पहले चैप्टर से पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई, और जो न्यू सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी है कि वो रेड, और अब क्योंकि अब देखो रेड और ऑरेंज मिलकर ऑरेंज, रेड और येलो मिलकर ऑरेंज कैसे बना रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही, डबल रिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ जब ये दोनों आपस में मिक्सअप होते तो कौन सा कलर हो जाता है? इसका मतलब इसीलिए आप पढ़ते थे क्लास 8 तक कि जो नेचुरल कलर है वो कितने होते हैं? 7। कितने कलर होते हैं? 7 नेचुरल कलर है, बाकी सारे के सारे क्या है? फॉर्म किए गए कलर है। क्या है? फॉर्म। जैसे ग्रे है, तुम इसे बेहतरीन तरीके से सर्फ एक्सेल ज्यादा मिला दो, कतई मत धुलो, ऐसे सर्फ में डालो निकाल लो, ऐसी ब्लैक दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। समझ में आया? या कोई भी कलर, जैसे आपको लाइट पिंक, रेड, लाइट रेड, डार्क रेड, रेड के साथ अगर थोड़ी बहुत व्हाइट लाइट आ रही है तो वो लाइट रेड दिखाई पड़ेगा, सिर्फ रेड आ रही है तो डार्क रेड दिखाई पड़ेगा। और ये एंगल पर भी डिपेंड करता है। छोटे बच्चे वो गुब्बारा फुलाने वाला फूंक मार के साबुन घोल, सर्फ एक्सेल क्या घोल लेते पानी में, वो जो क्या बोलते हैं उसको, बलून फुलाते ना वो ऐसे वाला, पता कैसे बच्चे तुम लोग नहीं मालूम? साबुन के फेने से वो जो फेना वाला वो गुब्बारा बलून टाइप का ऊपर से नीचे आता है, तो तुमने देखा होगा वो कई बार कलर चेंज करता है, कभी नीला, कभी लाल, कभी हरा,
तो वो अलग अलग एंगल से क्या होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन पर भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा बेहतरीन तरीके से कुछ लोग मार बारात में इसी शर्ट पहन के जाते हैं कि मार कदम झलझला रहे हैं, झलझला रहे मतलब समझे, वहां चमक रहे हैं, इधर से एंगल से देखो दूसरा कलर आ रहा है, उस वाले एंगल से देखो दूसरा कलर आ रहा है। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है बेटा, रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्लेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। आपने देखा लड़कियां वो लगा लेती चेहरे पे चमकीला चमकीला, मार कर झलझला रहा है बेहतरीन तरीके से। तो ये सब कुछ क्या है, रिफ्लेक्शन है। इसका है रिजल्ट, रिफ्लेक्शन का रिजल्ट है। तो कोई भी कलर आपको कैसे दिखाई पड़ता है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट में दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हम फिर चिल्लाए पड़े हैं। चलिए अब अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, क्या बात करें, अब एक्चुअली में सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। समझ में आ रहा भाई साहब? चैप्टर शुरू हो गया। हाँ चैप्टर शुरू हो गया बेटा, रिफ्लेक्शन अगर हमने शुरू कर दिया तो चैप्टर शुरू हो गया बेटा। अगर ये ना पढ़ाए तो भी हम जब ब्लू कलर बताएंगे कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये 10 के पार्टिकल हम कहेंगे कि ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपको मालूम है ना कि ब्लू कलर क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ। वो पहले बताओ मुझे, पहले वो बताओ तो हमसे कहा वो आता है, वो क्या है, क्या लौंग, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा इंतजार करो, वही बढ़ाने जा रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोला तो, हाँ हाँ बोलो बोलो। आज एक बड़ी शानदार बात बताएं आपको। आप कौन है कि इस दुनिया में साइकिलिंग चलती, क्या चलती, साइकिलिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज इस दुनिया में फॉर्म होती है वो अपनी ओरिजिन की तरफ वापस जाती है, अपने ओरिजिन की तरफ वापस जाती है। ऐसे आदमी बोलता है लड़ाई दंगा में, गांव में और शहरों में बोलते थे मिट्टी में मिल जाओ तुम अभी, बोलता नहीं बोलता, बोलता है। टर्म भी यूज किया जाता है, मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी भी बोला जाता है जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो बोला जाता है कि मिट्टी। मिट्टी क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही उसी से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट ने क्या किया, सॉइल से एब्जॉर्ब किया, उसे हमने खाया और हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। अभी हमें बर्न किया जाएगा या हमें बरीड किया जाएगा तो फाइनली हम कहाँ मिक्सअप हो जाएंगे, यानी जहां से आए थे वहीं पर क्या होगा। तुम्हारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में CO2 का यूज भी हुआ था, तो हमें जलाया जाएगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एयर में चली जाएगी, है ना। तुम कह रहे कि जैसे रिफ्लेक्ट हुआ तो सन से आई लेकिन वापस कहीं, आप कौन है, जितना भी रेडिएशन है सब वापस जाता है। जितना भी रेडिएशन, आपको मालूम है कि जैसे सन है, दिस वन इज द सन एंड दिस वन इज द अर्थ, दिस वन इज द अर्थ। तो आपको मालूम सन से जितना भी रेडिएशन आता है ये शाम तक सारा का सारा रेडिएशन वापस जाना होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सुबह जब धूप आती है तो 12 बजे के बाद जब पूरी तरीके से सन की लाइट आ चुकी होती है तो मार कतई मौसम गर्म होता है, कि शाम होते होते धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि रेडिएशन जितना भी पड़ा होता है वो क्या हो रहा होता है, तो ये सारा का सारा रेडिएशन वापस जा रहा होता है सन के पास। तो इसलिए शाम होते होते क्या होता है, ठंडा होना शुरू होता है। और आपने देखा होगा 10 बजा थोड़ा ठंडा हुआ, 11 बजा और सुबह 4 बजे तक भाई साहब बेहतरीन तरीके से चादर ओढ़नी पड़ जाती है, क्योंकि ठंडा हो चुका होता है, इसको सारा रेडिएशन वापस चला जाता है। एक नाम सुना होगा आपने, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। क्या सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, सुना? यस सर। आपने देखा होगा था इस रूम में जब बैठे हो बेहतरीन तरीके से तो बाहर के मुकाबले यहां गर्मी ज्यादा होती है। जब नीचे निकलते तुम कहते अरे भैया शांति मिली, ऐसा बोलते हो जाते बच्चे, बहुत गर्मी थी अंदर। कभी कभार तो कभी सोचा कि अंदर गर्मी ज्यादा थी बाहर कम क्यों थी? एक्चुअली अंदर हम लोग बैठे थे और हमारी बॉडी से CO2 निकल रही थी। क्या निकल रही थी? और CO2 की खास बात क्या है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को पकड़ लेती है। हीट को क्या कर लेती है?
हीट और टेम्परेचर, हीट कुछ भी बोल लो, इनकी दोस्ती पक्की है। तो जैसे ही हीट को CO2 मिलेगी, हीट कहती है आओ दोस्ती करे, पक्की वाली। तो CO2 ने हीट को अपने साथ बैठा लिया, बैठो कहां जाओ तुम। तो इस रूम में CO2 ज्यादा है, तो जो हीट है वो CO2 के साथ बाइंड अप है। तो CO2 के साथ क्या है बेटा, बाहर जैसे निकलते हैं CO2 कम हो जाती है, ठंडा फील होता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हो कैसे रही है? इस आदमी कहता पेड़ काटोगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, कभी सोचा कैसे? क्योंकि अगर तुम पेड़ काटोगे, जब पेड़ नहीं होंगे तो CO2 जाएगी कहां? CO2 तो फ्री फॉर्म में रहेगी। प्लांट ऑक्सीजन, तुम कहां यार बीच में गलत बोल देते हो। अब प्लांट जब आप होंगे नहीं तो जो CO2 है वो जाएगी कहां? वो तो आवारा घूम रही, और जब वो आवारा घूम रही तो रास्ते में जो सनलाइट से वो आई थी हीट जो वापस जा रही थी, CO2 बोले आओ दोस्ती करें, आओ। तो जितना रेडिएशन हमारी अर्थ पर सन का आ रहा है वो वापस नहीं जा रहा है, थोड़ा रेडिएशन ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, मीथेन एब्जॉर्ब कर लेता है, लेके बैठ जाता है। जब लेके बैठ जाओगे तो वो हीट जो सन की आई थी वो पूरी की पूरी वापस गई। ये ग्लोबल वार्मिंग है। अगर हम बात करें पिछले 50 साल से 100 ईयर में हमारी अर्थ का टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, क्योंकि हमने इतने सारे पेड़ काटे। क्योंकि पहले पेड़ थे तो पेड़ जितनी भी CO2 थी उसको क्या कर लेते थे? एब्जॉर्ब कर लेते थे। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी भयंकर धूप हो, हाईवे पे एक पेड़ लगा होता और इसके नीचे जब खड़े हो तो ठंडा फील होता है। वहां CO2 नहीं होती। CO2 सब सारी की सारी कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग है। तो ऐसा नहीं कि रेडिएशन जो आया वो वापस नहीं जाएगा, सब वापस जाएगा। जो नहीं वापस जा रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। क्या कॉज कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया? इतनी सन है जाने में बहुत कम टाइम लगता। 7 मिनट कुछ है 7 मिनट 2 12 सेकंड है 13 सेकंड है, पूरे नहीं आता। अब हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब भी किसी सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती है तो लाइट गेट्स तो ये जो एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सारे सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होती। रिफ्लेक्ट होने के लिए अगर शाइन सरफेस होगी तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, अगर रफ सरफेस होगी तो कम रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन हर सरफेस से होता है, किसी से कम होता है, किसी से ज्यादा होता है। याद दिलाएं? तुम अपने कमरे की लाइट अभी बंद कर दें। बंद कर दी बेटा? क्या सन हमारी डायरेक्शन में है? सन तो हमारी डायरेक्शन में है नहीं, तो फिर ये इस रूम में ये लाइट इधर से कैसे आ रही है? सन तो मान लो इधर होगा इस टाइम, तब तो हमें आना नहीं चाहिए। खिड़की तो इधर वाली खुली है ना, तो इधर लाइट कैसे घुस आ रही है? इसका मतलब सन से जो कहीं पर भी लाइट स्ट्राइक कर रही होगी वहां स्ट्राइक करके क्या हो रही है? हमारे रूम तक आ रही है। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। क्या है ये? क्योंकि जितनी भी सरफेस है बाहर वो शाइनी सरफेस नहीं है, वो शाइनी सरफेस। इसलिए जो है डिफ्यूज का मतलब होता है कि सरफेस रफ है तो इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, हर तरफ हो रहा है रिफ्लेक्शन। समझ में आया? सोचो अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो 2 गेट लगाने पड़ते हैं रोशनी के लिए, 3-4 गेट, एक ईस्ट की तरफ, फिर एक साउथ की तरफ, फिर एक साउथ और ईस्ट के, हाँ इसे लगाने पड़ते। तो ये रिफ्लेक्शन तो है, तो हर सरफेस रिफ्लेक्शन करता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर सरफेस रिफ्लेक्शन ना करे तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। रात में देखो बेहतरीन तरीके से नहीं दिखता, रात में बेहतरीन तरीके से नहीं दिखता। खैर टाइम हो गया, ये आज नहीं पढ़ाएंगे। इस टाइम खत्म होने पर एक चीज बता दे, याद आ गई, ये अंधेरे के नाम पर कबूतर है। कबूतर, कबूतर को जब बिल्ली खाने आती, यानी कबूतर अगर देख लेता कि सामने बिल्ली है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता और उसे बिल्ली दिखाई नहीं पड़ती, तो उसे लगता है कि अब बिल्ली हमें देख नहीं पाएगी। जैसे कि कह रहे थे ना ये कि वो कैसे दिखता है काले, कैसे पता चला? तो कबूतर की तरह कबूतर जब अपनी आंखें बंद कर लेता तो कबूतर को क्या दिखाई पड़ता? ब्लैक। कबूतर को क्या लगता है कि अब हमें बिल्ली देख, तो उसे बेवकूफ को कौन बताए तुम बिल्ली नहीं देख पा रहे, क्योंकि तुमने रिफ्लेक्शन बंद कर दिया।
तुम्हारा रिफ्लेक्शन तो बिल्ली तक पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ही ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, और हर सरफेस रिफ्लेक्शन करती है। अगर सरफेस रिफ्लेक्शन ना करे तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट दिखाई सच में ही नहीं ऐसा होता पड़ेगा। है? अच्छा, जैसे जब इस बात पे बेटा तुम क्वेश्चन मार्क लगाते हो कि सच में ही ऐसा होता, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो कुछ बता रहा हूं हमारा थोड़ा बताया हुआ जो सब लोग बता गए। न्यूटन बता के गए, न्यूटन की डिस्क है, अभी पढ़ोगे न्यूटन ने कलर भी डिसाइड करे। बढ़िया आदमी थे, हर जगह उन्होंने टांग अड़ाई अपनी। सच में ही होता है बेटा, यहाँ फ्री में कुछ नहीं पढ़ रहे, झूठ में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ सब कुछ सच में ही पढ़ रहे हैं। पिछले साल की एनसीईआरटी में लिखा था हिस्ट्री करिए आना चाहिए, प्रूफ करना सब प्रूफ हो जाती है, लेकिन सही में प्रूफ बता कर दो बिना गलत नहीं बता। और क्या, वो तो हमारे ऊपर, सही बताओ गलत बताओ। अब न्यूटन बताएगा तो बात ही तो मान ले रहे हैं उनकी, हालांकि इतने लोगों ने वर्क किया है, तो चीजें गलत भी तो होती रहती हैं, थोड़ी ना कि चीजें आपको यहाँ बहुत सारी केमिस्ट्री जो आप पढ़ोगे यहाँ पर वो गलत है, लेकिन आप तुमको कह रहे ऐसा होते नहीं। अच्छा खैर, एक खास बात ये है, परसों मेरा एग्जाम है बेटा, तो कल क्या है आपकी छुट्टी है, और मेरा एग्जाम है बरेली में, ठीक है। तो बाकी मुलाकातें हम हमारी कब होंगी, मंडे को होगी। अच्छा एक बात और, संडे को पॉसिबिलिटी होगी मे बी शायद, अगर सैटरडे संडे ना पढ़ाने के रीजन बता दे, लॉकडाउन होता है। अब जैसे कुछ लोग कोई बोलते जैसे आप बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, अब पढ़ा देते वो अलग बात है। अब जैसे लॉकडाउन में जैसे पढ़ाएंगे तो कोई कहेगा अच्छा बेटा तुम लॉकडाउन में भी पढ़ाए रहे हो, तो जो किस्मत खराब हो तुमने एक बार बताई, ऊट पे बैठे आदमी को क्या काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, ठीक है। तो बहरहाल अगर मेरी शायद हो सकता है संडे को, अगर हम सही लगा तो हो सकता है संडे को पढ़ा दे इस बार, नहीं तो हमारी मुलाकात कब होगी, अब मंडे को होगी, ठीक है। ऊंट पे बैठे आदमी को किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, ठीक है। चलो।